तो अब हम अपना लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में से। तो आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके दो पार्ट थे SN1 और SN2। ये जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था RX के अंदर, दैट इज़ हेलो एल्केन के अंदर। अब बात करेंगे हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन का मतलब है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन है, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे RX के बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड पोलर था, R पे पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पर भी सेम चार्ज होता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है कार्बन पे। लेकिन होता क्या है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता। तो हेलो एरीन की केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना आसान नहीं होता। बहुत हार्श कंडीशन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि हमेशा बेंजीन और उसके कंपाउंड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि बताओ हेलो एरीन, वाई हेलो एरीन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इजीली। तो इसके दो रीजंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, दो रीजंस देखो कैसे याद रखोगे। मान लेते हैं आपके पास कोई हेलो एरीन है, पहले समझ लेते हैं फिर पॉइंट वाइज लिख लेना। तो पहला क्या याद रखना है आपको, देखो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ रेजोनेंस भी होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है चारों तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन के बीच में और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और पहले वाले RX वाले केस में सिंगल बॉन्ड था तो वो तो आसानी से टूट जाता। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है और उस वाले को तोड़ना आसान है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यहाँ पे RX की बात करें तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ खिसक जाता, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होता, तो ये बॉन्ड आसानी से शिफ्ट हो टूटने के चांसेस थे। यहाँ पर क्लोरीन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस बेंजीन वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और RX के केस में जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। एक फॉर्मूला होता है कि sp2 sp3 इनके अंदर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालो। इसमें एक S एक P, तो 50% S कैरेक्टर है, और इसके अंदर 1 2 3 एक S हो गया, 2 P हो गए, तो टोटल 100 में को 3 से डिवाइड कर दो तो इसमें S कैरेक्टर आ जाता है 33%। और इसके अंदर बात करते हैं sp3 में, तो टोटल 4 है ना, तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो आ जाएगा 25%। एक बात रूल होता है कि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बेंजीन वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो sp2 वाले के अंदर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर sp3 वाले के मुकाबले ज़्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नीचे अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, कम। जब बॉन्ड ही पोलैरिटी कम हो जाएगी तो टूटने के चांस भी क्या हो जाएंगे उसके, कम। तो दो रीज़न आपको याद रखने हैं, पहला यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, दूसरा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है जिसकी वजह से वो चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ओवरऑल पोलैरिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये आसान नहीं होता, तो आप इसके रीज़न क्या लिखेंगे, वाई हेलो एरीन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली। पहला पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन विच इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द carbon of benzene is sp2 hybridized which has more S character, means it is more electronegativity, it has more electronegativity than carbon present in alkyl group of haloalkane। ठीक है, तो अपने आप एक रीजंस को बना के स्टार्ट करना है, लिखना है, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे की बात करते हैं। अब आपको मेनली पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, जो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट होगा इसका चैप्टर का। ठीक है, तो वो क्या क्या पढ़ना है उसमें देखो। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जिसके मैं आपको एग्जांपल पढ़ाऊंगा, बस इसमें थोड़ा ध्यान देना, मैं आज थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ाऊंगा। इसके बाद चैप्टर आएगा अल्कोहल का, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड कीटोन का, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर आएगा अमीन्स का। हर जगह पर ये वाले रिएक्शंस बड़े कॉमन होंगे, तो बेसिक रेजोनेंस समझना है आपको, ताकि सारे के सारे चैप्टर्स आपके क्लियरिटी में आ जाए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चक्कर क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपको कुछ बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखनी है। पहला लिखेंगे हम हेलोजिनेशन। क्या लिखेंगे, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन का जोड़ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेलो एरीन है, हेलो एरीन के अंदर भी हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन।
इसके अंदर हम Cl2 मिला देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये हमने रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता था। इन दोनों की वजह से यहाँ पर हेलोजन बन जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जिसका नाम होता है Cl+। इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सी पोजीशन पे? मैंने आपको ये समझा रखा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन को तो वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करा देगा। अब ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा? उन्हीं पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे पास, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, एक होता है पैरा वाला प्रोडक्ट। तो हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया और एक बन गया हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट। इसको पहले वाले को बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरे वाले को बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? चलो, हेलोजिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आपको हर चैप्टर्स में लगभग पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, वो बन जाता है हमारा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, NO2 पॉजिटिव। तो हमें वही वाला काम दोबारा करना है। यहाँ पे फिर से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में हमने मिला दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3, ये दोनों मिलाया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव कौन सी पोजीशन पर अट्रैक्ट होगा? फिर से ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि ऊपर कौन है? क्लोरीन, और क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो देगा तो है इलेक्ट्रॉन, और देगा तो कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो NO2 पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये बेंजीन बना लो। यहाँ पे बेंजीन बनाने के बाद ऊपर लिखो क्लोरीन, यहाँ लिख दो NO2, यहाँ पे भी लिख दो NO2। ये रहा क्लोरीन और पैरा पोजीशन पे आ गया NO2। आर वी क्लियर विद दिस? नाइट्रेशन आपको समझ में आया? चलो, इसका नोमेनक्लेचर करके बताओ। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो बड़ा ग्रुप होता है नोमेनक्लेचर में वो कौन सा होता है? NO2 ग्रुप। तो NO2 से आप नंबरिंग करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो आप इसे लिखेंगे 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और उसको क्या लिखेंगे आप? 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो आपका यहाँ तक नाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन हर चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे जब आप बेंजीन के एरोमेटिक वाले पार्ट्स को हर चैप्टर में पढ़ा करेंगे। अल्कोहल भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में होगा। तो थर्ड पार्ट हम शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में एक बात याद रखनी है आपको कि मान लो हमने ले लिया फिर से क्लोरोबेंजीन, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें उठा के H2SO4 मिलाना है। H2SO4 मिलाना है तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ दैट इज SO3। इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। SO3 अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करता है? क्योंकि वो खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। तो यहाँ सिर्फ SO3 बनता है, SO3 पॉजिटिव नहीं बनता। ये जाके जिस भी पोजीशन पर अटैच होगा वहाँ से H+ बाहर निकलेगा, और जब ये अटैच होता है तो समझ लो, मैं समझा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। देखो, सल्फोनेशन में क्या होता है ना, सल्फोनेशन में क्या होता है, ये रहा बेंजीन, ऊपर आ गया क्लोरीन। सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं तो ये है आपका H2SO4। तो सल्फोनेशन में आपने SO3 बनाया, ये SO3 यहाँ पर गया, मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इसके बीच में खिसक गया, और यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन भी लगा हुआ था। तो जैसे ही इसको नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे SO3, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो SO3 पे खुद चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। SO3 पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और इस कार्बन पे, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन फिर से क्या हो गई? sp3। और एरोमेटिक कंपाउंड sp3 नहीं होना चाहता, वो क्या चाहता है? उसकी हाइब्रिडेशन कितनी रहे? sp2। तो वो क्या करेगा? यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ वापस डाल देगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? यहाँ पे तो रह गया क्लोरीन, डबल बॉन्ड वापस, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऊपर क्लोरीन, यहाँ बन जाएगा SO3 नेगेटिव। बाहर कौन जा रहा है? H+, ये इसको खींच लेगा और बना लेगा SO3H। आया कि नहीं आया समझ में? तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ये वाला। तो क्लियर है? ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये प्रिंसिपल ग्रुप होता है, ये दूसरे नंबर पे है। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर यही इसकी बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पे तो आया, साथ में पैरा पे भी आएगा। तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, ऑर्थो और वाले और पैरा वाला।
यहाँ क्लोरीन लगा दो, नीचे SO3H लगा दो। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। तो फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो की जगह 4 क्लोरो कर देना, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इतनी बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आपका नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। कुछ और बेसिक बातें जो कॉमन रिएक्शंस हैं उनको भी याद रखना है। फ्रिडल क्राफ्ट वाली वो कौन कौन सी होती हैं देखो, सिंपल यहीं समझा देता हूँ, एक ही रिएक्शन में समझा देते हैं सारी बातों को। ये रहा बेंजीन, बेंजीन में रहा क्लोरीन, और यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो आपको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलता है, कभी कोई आपसे बोलता है फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट, ये फ्रिडल क्राफ्ट की बहुत सारी रिएक्शन होती है। पहले लिखते हैं अल्काइलेशन, इसका ए पार्ट लिख लेते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब है अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। तो हम यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, मान लो CH3Cl है, तो इसमें CH3 जो वाला जो पार्ट है वो मिथाइल ग्रुप है ना, अल्काइल, तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। ये इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या करेगा? 2 पार्ट्स में टूटेगा। यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव वाला ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? ये रहा बेंजीन, बेंजीन यहाँ लिखेंगे क्लोरीन, यहाँ लिख देंगे CH3, फिर लिखेंगे इस वाली पोजीशन पे पैरा वाले पे, तो ये आया, ये आया, ये आया, ये क्लोरीन, ये आ गया CH3, ठीक है। तो हमारा ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन बोल दो, इसको 4th पोजीशन पे क्लोरीन है ऐसा लिख देना, ठीक है। तो ये 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। अब आपसे कोई पूछता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बताओ, दूसरा पार्ट है एसाइलेशन। तो पहले एसाइलेशन को जानने से पहले बताओ एसाइल ग्रुप क्या होता है। असाइल ग्रुप को हम लिखते हैं ऐसे, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो आप RCO लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे RCOCl, एसाइल क्लोराइड। इसका एग्जांपल R की जगह आप CH3 लगा लो, क्या लिख सकते हो? CH3COCl। ये भी 200 में टूटता है, RCO पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो RCO वाला हिस्सा जाके सीधा कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर इसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज जुड़ा होगा। तो इसमें भी सिमिलरली 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक बेंजीन बना दो, यहाँ पे क्लोरीन पहले से था, यहाँ लगाएंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा देंगे R। दूसरा बेंजीन यहाँ बना दो, दूसरा बना दो पैरा पोजीशन पे, तो एक क्लोरीन यहाँ पे लगाओ C, यहाँ लिखो डबल बॉन्ड, यहाँ लिखो R, ये बन गया 2 प्रोडक्ट्स हमारे फर्दर। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। तो फ्रिडल क्राफ्ट के आपको सारे रिएक्शन समझ में आ चुके हैं, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। नाइट्रेशन आपको समझ में आ गया जिसमें NO2 पॉजिटिव बनता है। सल्फोनेशन होता है जिसके अंदर आपका SO3 बनता है। एक हेलोजिनेशन है जिसमें Cl पॉजिटिव मिलाना है। ओवरऑल आपका चैप्टर के सारे रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन समझा चुका हूँ, वुड्स फिटिक रिएक्शन कंप्लीट हो गए, ओल्मान रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार बस रिकैप कर लेते हैं सारी चीज़ों का कि जो अब तक हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने मेनली प्रिपरेशन पढ़ी। प्रिपरेशन में सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था अल्कोहल वाला। तो अल्कोहल के अंदर हमने क्या रिएक्शन याद रखी थी, एक बार सीक्वेंस में याद करो। सबसे पहले हमने अल्कोहल ROH में HX मिलाया था, और HX मिलाने के बाद हमने वहाँ से H2O को एलिमिनेट कर दिया। H2O को एलिमिनेट करने के बाद जो बचा था वो बचा था RX। वहाँ पर हमने रिएजेंट यूज़ किया था एनहाइड्रस ZnCl2। तो वो वहाँ पर लिविस एसिड का काम करता है और रिएक्शन में हेल्प करता है ओवरऑल, ठीक है। वहाँ पे उसी को हमने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था कि अगर वहाँ पे टर्बिडिटी या ओपेकनेस जो है वो बहुत जल्दी अपीयर हो जाए तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 5 मिनट का टाइम ले तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और बहुत 15 मिनट का टाइम ले लगभग तो वो हो जाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसके बाद कुछ रिएक्शंस थे PCl5 PCl3 वाले। PCl5 वाले के अंदर याद रखना आपको प्रोडक्ट बनता है POCl3, फिर एक निकलता है HCl और एक बन जाता है RCl। अगर PCl3 आपने लिया था तो अल्कोहल के आगे आपने 3 लगा दिया था, तो प्रोडक्ट बना था H3PO3 और RCl। फिर SOCl2 वाला था जिसके अंदर आपको डार्जिन्स मेथड याद रखना था। तो डार्जिन मेथड सबसे बेस्ट मेथड था क्योंकि उसमें जो RCl हमारा बना उसके अलावा जो भी बना वो हवा में उड़ जाता है, गैसेस होता है SO2 और HCl, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक की पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद हमने शायद रिएक्शन पढ़ा था फिंकलस्टीन वाला। फिंकलस्टीन में हमने RI अल्काइल आयोडाइड बनाया था प्रोडक्ट में, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था, और हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं फिंकलस्टीन को। उसके अलावा जो रिएक्शन थी दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन जिसके अंदर हमने अल्काइल फ्लोराइड बनाया, फिर पढ़ा था बोरोडीन हंसरीकर रिएक्शन, फिर पढ़ा था हमने बिरबॉन सिमोनी रिएक्शन जो हमारा एस्टर बनाने में काम आ रहा था। तो प्रिपरेशन को इसी सीक्वेंस में याद करके एक पेपर पेन लेके लास्ट में पूरा एक आधे पेज में लिखने की जल्दी कोशिश किया करो। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सब कुछ एक पेज में लिखना आना चाहिए। जितना फास्ट आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा चलते फिरते 5 मिनट के अंदर आपने पूरा चैप्टर सुना दिया, नहीं तो बोझ मान के पढ़ोगे तो फिर आप लगे रहना है कि चैप्टर में आपका वो भी कंप्लीट नहीं होगा।
ठीक है। तो सारे रिएक्शंस को पहले प्रिपरेशन लिखो, प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिखो, सबको एक साथ याद करो, फिर आखिरी में एक रफ पेपर उठाओ, पूरे को एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो। आपको लगेगा कि बहुत आसान हो गया, ये तो आप चलते फिरते गाने की तरह सुना देते हो। जैसे मैंने 5 मिनट में रिवाइज़ कराया, ऐसी 5 मिनट में रिवाइज़ करने की प्रैक्टिस करनी है आपको घर बैठ के। एकदम तो कोई शेड्यूल बिजी भी नहीं है, घर बैठ के आपको सारा काम करना है, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर हो गई आपकी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। कुछ एक बात और बता देता हूँ, एक टॉपिक से और समझा देता हूँ, जिसको DDT के बारे में आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो DDT देख लो क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो मीथेन। टॉपिक का नाम है DDT, इसका नाम होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो हाँ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम होता है DDT का। अब देखो DDT के बारे में बनता कैसे है। एक कंपाउंड होता है हमारे पास CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। असल में ये इससे बनता है, उससे भी कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखते हैं। CH3 CCl3CHO का CCl3, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया आपका, और ये आ गया H, ऐसे बना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे बनाएंगे 2 क्लोरोबेंजीन, थोड़ा तिरछा करके बनाना है। यहाँ पे क्लोरीन, एक बेंजीन ये रही, यहाँ क्लोरीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ओवरऑल क्या होता है, दोनों की ये अलग अलग होते हैं। यहाँ से H2O को बाहर निकाल देते हैं और इसको कार्बन से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या बन जाता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा। इसको बोलते हैं DDT। समझ में आ रही है बात। इसको DDT बोलते हैं, एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। तो पेस्टिसाइड जब यूज़ करते हैं इसकी कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जो आप बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन वगैरह के बारे में, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे DDT एक्यूमुलेट होता रहता है। धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल जब बढ़ता है जानवरों का, तो DDT बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। खैर हर बच्चों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बायो की बात है। तो बस ये याद रखना है कि इसका नुकसान होता है। ये ऐसा पेस्टिसाइड है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है जानवरों में। अल्टीमेटली बहुत किसी जानवर को मारने की हेल्प कर दे, मतलब मर जाते हैं लोग इससे जानवर। और ऊपर से पेस्टिसाइड अगर खाने में जाएगा तो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, तो हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी खत्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें याद रखनी है। बाकी NCERT के अंदर एक लास्ट पेज दिया हुआ है, इसको एक रीडिंग लगा देना, बहुत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, कंक्लूजन ख़त्म। और बस मैं प्रेफर करूँगा एक चीज़ को, कि आपके बुक में ना कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, पहले आप सारी रिएक्शंस को याद रखें। एक रिएक्शंस मुझे अभी याद आ गई है, तो मैं उसको भी यहीं कंप्लीट करना चाहूँगा। देखो, मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको एक रिएक्शन समझाई थी, ये भी बड़ी काम की है, मुझे पहले याद नहीं हुई थी, आज याद आ गई। मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी एक रिएक्शन कि अगर मैं RX को उठा के मिला देता हूँ KCN के साथ, तो ये 2 हिस्सों में टूटता है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले से रिप्लेस करना था, तो ये KX बाहर निकला और बन गया था हमारे पास RCN। इसको बोलते थे हम अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड के हम फर्दर 3 रिएक्शन याद जरूर रखेंगे, कि अल्काइल साइनाइड जो है वो, अल्काइल साइनाइड में क्या होता है, अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, मतलब एक ही H2O मिलाता हूँ, क्या बनाया मैंने, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो होगा क्या, इस ऑक्सीजन को उठा के कार्बन पे जोड़ो और दोनों H2 को उठा के नाइट्रोजन पे जोड़ दो, तो क्या प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसको बोलते हैं बेटा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर अगर OH लग जाता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, तो उसी का बाई प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने एसिड अमाइड बोल दिया इसको। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का मिलाना, पार्शियल में एक H2O है तो कंप्लीट में 2H2O हो जाएगा। 2H2 हो तो क्या हुआ, ये N 3H के साथ NH3 लेके बाहर, 2 ऑक्सीजन बचेंगे, एक हाइड्रोजन बचेगा, वो इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, वो बनाएगा RCOOH। तो मुद्दे की बात क्या याद रखनी है आपको, कि एसिड अमाइड बनता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
थर्ड रिएक्शन याद रखना है इसके अंदर, रिडक्शन वाला। रिडक्शन में भी आप एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, कौन सा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ये जब रिएजेंट आप लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम स्पेशल हो जाता है, इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, तो मेंडियस रिडक्शन की बात आपको याद रखनी है। और देखो मेंडियस रिडक्शन की बात आपको याद रखनी है, उससे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो यहाँ जोड़ देना, दो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देना, ओवरऑल हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो रिडक्शन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो बन जाता है क्या, RCH2NH2, और ये होता है हमारा 1 डिग्री अमीन। अमीन के बारे में याद है ना, ये होता है सिंपल अमोनिया, और जितने हाइड्रोजन को हटा के आप अल्काइल ग्रुप लगाते चले जाओगे उतना डिग्री अमीन बन जाएगा। तो यहाँ देखो NH2 है, साथ में एक पूरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप लगा है तो उसे 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। तो मेंडियस रिडक्शन पे क्या बन जाता है हमारा, 1 डिग्री अमीन बन जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बात, अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री अमीन की जगह 2 डिग्री एक बार हमारा प्रोडक्ट बना था RCN, याद करो जब हमने KCN यूज़ किया, और जब AgCN यूज़ करा था तो हमारा प्रोडक्ट ये वाला बना था, ये है RNC, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। हमने इसका रिडक्शन किया तो 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़े, 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़े, तो प्रोडक्ट बन गया RCH2NH2। लेकिन जब इस पे जोड़ेंगे तो इसके तो बॉन्ड ऑलरेडी 4 पूरे हैं, एक ही हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे और बाकी यहाँ जोड़ेंगे, तो बन जाएगा यहाँ पे RNH, यहाँ लिख देंगे CH3, ये बन जाता है 2 डिग्री अमीन। तो बात याद करने की क्या है कि अगर साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो बनेगा 1 डिग्री अमीन, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो बनेगा 2 डिग्री अमीन। दोनों बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक की समझ में आ चुकी हैं, ख़त्म। एक और रिएक्शन है जो मेरा फिर से याद आ गई मुझे, इसको भी देखो। क्या याद करना है आपको, सिर्फ ये NCERT के अंदर टैली करना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ काम का बताऊंगा कि क्लोरोबेंजीन को अगर हमें, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैंने RX को उठा के NaOH के साथ मिलाया था, ये रिएक्शन बड़े आसानी से हो गया था क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटता है, और हेलोजन न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को आसानी से रिप्लेस कर सकता था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया था हमारा ROH, ऐसे बना था। ये अल्कोहल का प्रिपरेशन है, अगले चैप्टर का पहला प्रिपरेशन का रिएक्शन यही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही काम मुझे यहाँ पे करना पड़ा, मान लो इसमें NaOH मिलाना पड़ा, तो ये मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, तो आसानी से फिनॉल तो हम बना नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस को हार्श करना पड़ता है। टेम्परेचर करना पड़ता है 623 केल्विन, प्रेशर करना पड़ता है 300 ATM। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है और आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाती है, तब जाके बनता है हमारे पास ये, यहाँ पे लग जाएगा फिनॉल। तो ये बना हमारा फिनॉल। तो अगर हमें करना है ऐसे कुछ काम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, आसानी से तो होगा नहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, तो क्या करेंगे, कंडीशंस को थोड़ा हार्श कर देंगे, तब जाके बनेगा फिनॉल। क्लियर होगी यहाँ तक की बात पूरी। इस प्रोसेस का नाम होता है डव्स प्रोसेस। क्या होता है, डव्स प्रोसेस। जब NCERT को आप देखेंगे तो NCERT में क्या होगा, 2-3 एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, आपको कभी NO2 वाली पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा देंगे, ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे NO2, अगले कुछ रिएक्शंस में उसी में देखोगे आप। तो जितना NO2 होगा, NO2 होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को वीक कर देगा। तो इतनी हार्श कंडीशन ना हो कि देखो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, उसमें प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे होंगे उतनी कंडीशन आसान हो जाएंगी और आसानी से क्लोरीन हट के OH लग जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो इतना बस आप याद रखो, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद अल्कोहल। तो मैं एक फ्रैगमेंटेड सीरीज़ रखूँगा, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगा, और मेरा भरोसा है कि जुलाई के एंड तक आपका मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा सकता हूँ, हो जाएगी। आप लोग भी साथ साथ करो, तो जुलाई के एंड तक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर पार्ट कंप्लीट होता है तो आपके 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा पेस है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो उसको कंप्लीट करते रहो, जो भी कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो उसको हो सके तो एक पेपर वगैरह पे सारे डाउट्स लिख के फोटो ग्रुप में सेंड कर दिया करो कि दिस इज़ द डाउट ऑफ केमिस्ट्री, ताकि हम हैंड टू हैंड इसको कंप्लीट करते रहें, ठीक है। थैंक यू।